तो आज की बात खास उन छात्रों के लिए जो रीनीट 26 अपीयर होने जा रहे हैं और मात्र 7 दिन और बचे हैं। तो 7 दिन की एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी होती है जिसे आप जरूर समझें। यह आपके लिए और आपके अच्छे रैंक के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या करना और क्या नहीं करना है, इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप अपनी प्लानिंग में शामिल कर लें। जो नहीं करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जो नहीं करना है, यदि उस इम्पोर्टेंस को आप समझते हैं तो जो करना है उतना तो आप करते ही हैं और वो सीधे आपको रिजल्ट तक पहुंचाता है। तो ना करने वाली बातों में सबसे पहले मैं 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो बताऊंगा। अब लास्ट टाइम में पैनिक नहीं होना है। लास्ट टाइम में बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे नोट्स को, बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 7 डे की स्ट्रैटेजी जो आपके पास होता है उस पर फोकस करें। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी है। सोशल मीडिया के ज्ञान को थोड़े देर के लिए साइड रखना है। मोबाइल से दूरी रखना है। अपने वैसे मित्रों से जो कई बार आपको नेगेटिव ऐसी बातें बताया होगा जिस वजह से आप थोड़े परेशान हुए होंगे, अब उनको दरकिनार करने का बहुत इंपॉर्टेंट समय है। 7 दिन में बिल्कुल फोकस होना है आपको अपनी पढ़ाई पे और ख्याल रखना है कि इन 7 दिनों में यदि सही तरीके से आप जानने वाले क्वेश्चंस को सिर्फ एग्जामिनेशन के उस 3 घंटे 15 मिनट में एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा रैंक आने की संभावना बढ़ जाती है। अब जितना समय बचा हुआ है ये बहुत सारी असंभावनाओं को आपके दिमाग में डालेगा कि पता नहीं इतने दिनों में होगा क्या, लेकिन इसकी गहराई में और पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि अभी भी 7 दिनों में बहुत सारे चैप्टर्स को रिवीजन किए जा सकते हैं। और रिवीजन करने का जो तौर तरीका होता है वो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है आपके साथ वेबिनार, सेमिनार और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। पैटर्न यही होना चाहिए। तो अब लास्ट टाइम जो आपके लिए है, इस 7 दिन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने आत्मविश्वास को जगाए रखिए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ नॉलेज का नहीं होता है, आपके आत्मविश्वास की होती है। और जब आपका आत्मविश्वास भरा रहता है तो आप जितनी बातें जानते हैं उसे सही तरीके से एग्जामिनेशन के उस 3 घंटे 15 मिनट में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मात्र उतने ही कर लेने से आप जितना स्कोर कर रहे हैं उसमें कम से कम 100 से 150 नंबर बढ़ सकता है। क्योंकि नॉर्मली जो मैं देख रहा हूँ अभी आपके टेस्ट के माध्यम से और बहुत सारे बच्चों से भी मिलता हूँ जो अपने संस्थान में या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, वो घबराए से हैं। जब वो टेस्ट पेपर लगाते हैं तो गलतियाँ वो ज़्यादा कर रहे हैं। जो गलतियाँ उनकी हो रही है वो ज़्यादातर वैसी गलती है जो उसे पता है, लेकिन घबराहट में या तो सिली मिस्टेक हो रहा है या कन्फ्यूजन में वो क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। यदि आप कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर रहे हैं इसका मतलब अभी भी रिवीजन बाकी है और रिवीजन पे आपको ज़्यादा जोर देना चाहिए। और यदि आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं इसका मतलब आप घबराते हैं, आप परेशान होते हैं, आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की जल्दीबाजी है, या फिर आप रिजल्ट को लेकर आप तनाव में हैं और उस स्थिति में, उस मन स्थिति के साथ आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में न होने की डर आपको सता रहा होता है तो वैसे कंडीशन में आपका जो स्वाभाविक टैलेंट है वो कहीं ना कहीं सप्रेस होता है। आप जो कर सकते हैं वो आपसे नहीं हो पाता है। आपको लगता है मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास नॉलेज कम है। हकीकत तो यह है कि आपने गलतियां ज़्यादा की हैं और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके 1/4 नेगेटिव हुए और उतने से ही आपका मार्क्स बहुत प्रभावित होता है। कई बार इसके जिक्र किए गए कि यदि 180 क्वेश्चन में 170 अटेम्प्ट लेते हैं, 30 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 140 क्वेश्चन आपका सही होता है और 140 क्वेश्चन का मतलब होता है 140 × 4 और ये 560 नंबर होता है। लेकिन माइनस मार्किंग आपके पास 30 ऐड हो जाएंगे, अब आपके मार्क्स हो जाएंगे 530 और आप रिजल्ट से बाहर हैं। लेकिन वही 170 अटेम्प्ट अगर आप लेकर 10 गलती करते हैं तो आपके पास 160 क्वेश्चन सही होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। इस प्रकार से 640 नंबर आप पाते हैं। 10 ही नंबर आपने नेगेटिव आपका होना है क्योंकि आपने 10 ही गलत किया था। 1/4 नेगेटिव के हिसाब से 10 माइनस करते हैं तब भी आपके नंबर 630 नंबर आते हैं। तो 530 और 630 में अंतर सिर्फ ये होता है कि आपने 30 क्वेश्चन के बजाय 10 क्वेश्चन गलत किया है। तो क्वेश्चन गलत कम करने से आप न सिर्फ अच्छे रैंक ला सकते हैं बल्कि अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 180 में 180 अटेम्प्ट लेने वाले अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो फिर आप समझ लीजिए कि वैसे आसान क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है, फिर उसे पूरे तरीके से अटेम्प्ट लेना होता है। आसान क्वेश्चन जब भी पूछा गया है तो ये देखा गया है कि उसे बनाने के लिए सभी लोग एबल हैं। वैसे बच्चे जो उन्होंने पढ़ाई किया है वो सभी छात्र अच्छे से उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं।
और वो यदि घबराहट ना हो तो उनका सारा क्वेश्चन सही भी हो सकता है, या मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सकता है, या फिर ये कहें कि इतना ज़रूर सही होगा जितने में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि आपकी एक रणनीति होनी चाहिए, जो 21 तारीख को आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। उसमें आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात है जिसे आपको बनाकर रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट से अपने आप को तैयार करते रहना है। नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। इधर उधर की बातें और रिजल्ट को लेकर जो पैनिक होता है अभी के समय में, सभी छात्र का ये कहानी है, कोई आपकी और किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हर वो बच्चे जिन्होंने मेहनत किया और काफ़ी मेहनत किया और कैंसिल हुआ नीट, फिर से वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो बहुत शाबाशी के पात्र हैं, और आप लोगों ने जो काम किया है, फिर से तैयार अपने आप को किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सीधे सीधे आपको जीत दिला सकता है यदि आप आत्मविश्वास जगा कर रखेंगे। तो रिवीजन के लिए फिर से मैं एक बार बताऊं, जितने पेपर्स आपने लगाए हैं उस सारे पेपर का कन्फ्यूजन, टफ और रॉन्ग में कन्फ्यूजन और रॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देख लीजिए। आपके पास यदि रिकॉल डायरी, मिस्टेक कॉपी है तो उसे ज़रूर देखें। इसके अलावा बायोलॉजी के एनसीईआरटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है अब, और उसके सारे अंडरलाइंस जो आपने पहले किए हैं हर चैप्टर का, उसे करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। एक बार अंडरलाइंस को गो थ्रू कर लीजिए। फिगर में जो लेवलिंग दिया हुआ है उसे आप एक बार देख लीजिए, और इस प्रकार से जो बोल्ड लेटर में या फिर आप एनसीईआरटी में ही कहीं कुछ पॉइंट्स आपने ऐड ऑन किया है या उसे अंडरलाइन किया है वैसे, तो उन सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपके दिमाग में वो तरोताज़ा रहे और एग्जामिनेशन में पूछे जाने पे उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट लें और वो सही हो पाए। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल में फार्मूला वगैरह और वैसे क्वेश्चंस जिसे आपने मिस्टेक कॉपी में नोट कर रखा है, CTW आपने पहले किया है मॉड्यूल से, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, या फिर हमारे किसी भी टेस्ट में अगर आपने अपीयर किया, या बोल के टेस्ट में तो हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट हुए हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन आना नहीं है। तो ये सारे पेपर्स को आप यदि गो थ्रू करते हैं, और सिर्फ CTW में CW को, टी यदि आज भी आपके सामने टफ लग रहा है तो उसे बनाने में वक्त लगेगा घर पे भी। अब जिससे यहाँ ज़्यादा समय लगेगा, एग्जाम हॉल में तो और ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना बुद्धिमानी है। और 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे आए भी वहाँ पे तो उस पर परवाह नहीं करना, उसको छोड़ देना है। तो ये मेरा मशवरा है आप लोगों के लिए। फिजिक्स का फॉर्मूला रेगुलर देखते रहिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये सभी मिलकर आपके अच्छे खासा स्कोर में सपोर्ट करता है। बाकी आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसे आप इस्तेमाल करें। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो रैंक लाने की स्थिति में है, वो थोड़े से जेई के लेवल के क्वेश्चंस को यदि आपने पहले से देखा है तो उसको थोड़ा एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है। वैसे कॉन्सेप्ट को एक बार स्मरण करते हुए फास्ट आपका रिवीजन होना चाहिए, खासकर फिजिक्स में। पॉइंट्स टू पॉन्डर जो आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, वो एनसीईआरटी में एक बार आपको गो थ्रू करना है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको अच्छा रैंक मिल जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एसेसर रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें बताई जा चुकी है। रिवीजन और सिर्फ रिवीजन, और रिवीजन का स्टाइल जो होगा वो फास्ट होगा। कभी भी रुक कर हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर्स को धीरे धीरे पढ़ने का समय समाप्त हो गया है, इसलिए उसको तेज गति में एक बार एट ए ग्लांस आप देखते हुए आगे बढ़िए। टीचर्स ने जो पढ़ाए हैं उसके नोट्स को रेगुलर रिवीजन करते रहिए। 7 दिन की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखिए। साथ ही साथ अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप यदि ये सोचते हैं कि पूरी रात जग कर पढ़ लेंगे तो 7 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसे करने से बायोलॉजिकल क्लॉक तो ऑलरेडी आपके बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। पुनः अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इन 7 दिनों में, चूंकि रिकवर करने का समय होता है, अपने आप को सुलाकर अच्छी नींद अगर आप लेते हैं तो आपका जो काम करने का तौर तरीका है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आपने महसूस भी किया होगा। तो 7 घंटे का नींद तो बिल्कुल लेना है। कोई इसके लिए दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई जैसे बहुत सारे बच्चे घबराहट में कोई वो सेडेटिव पिल्स लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। बिल्कुल अगर आपको ऐसी ज़रूरत कहीं महसूस होती है तो प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से आप बात कीजिए। हम लोगों के पास वैसे डॉक्टर तो रहते हैं और हमारे संस्थान से ही वो निकल कर गए हैं और आज तो बहुत सारे अच्छे पोजीशन पे हैं और सब अच्छा। हमारे स्टूडेंट्स को गोल विलेज में खासकर वैसे लोग कभी कभी किसी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बट हाँ, फिर से मैं कहूँगा कि अपने मन से कोई दवा नहीं लेना है आपको, डॉक्टर से मिलकर। ये घबराहट का समय होता है और यहाँ पे अपने को समझाना सबसे अच्छी दवा होती है। आप अपने को समझाइए, अपने अच्छे काउंसलर से बात कीजिए, अपने अच्छे मेंटोर से बात कीजिए, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, वो बहुत आपको सपोर्ट करेंगे। टीचर से बात कीजिए और ये सबसे अच्छी दवा होती है, अपने को समझाना और अपने को समझाते रहिए। एग्जामिनेशन हॉल की बात करें यदि,
तो उससे पहले फिर से मैं कहूँगा अच्छी नींद और अच्छा डाइट, ये दोनों जरूरी है। ज़्यादा घबराहट होने लगे तो सुबह में बैठकर थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, जिसमें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 3 रिकमेंडेड है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जो जिन्होंने ऐसा किया है पिछले कई वर्षों से बच्चों को मैं ये बताता आ रहा हूँ, और जो बच्चे इस काम को करते हैं वो सहज होते हैं, शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, और यही कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन में आपके नॉलेज को एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है। तो मेरा ये मशवरा है आप सब लोगों के लिए। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है, अटेम्प्ट लेते समय एक स्ट्रैटेजी होता है, टॉप टू बॉटम। जिस सब्जेक्ट को आप पहले लेते हैं, जैसे बायोलॉजी से आपने अटेम्प्ट शुरू किया है तो बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, ऐसे ही लोग अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। जो भी सब्जेक्ट आप कुछ फिजिक्स से शुरू करते हैं, कुछ केमिस्ट्री से, लेकिन ज़्यादातर छात्र बायो से शुरू करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है वहीं से शुरू करना चाहिए। कोई एक्सपेरिमेंट नया नहीं करें, जो कुछ करना है उसके लिए कई टेस्ट में आप वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, ऐसा आपको सुनिश्चित करना होगा। टेस्ट में जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं उसमें ये ध्यान रखें कि जो जानते हैं उसी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट लें, मतलब चुन कर सभी आसान क्वेश्चंस यदि आप फिल्टर कर बनाते हैं तो बायोलॉजी में आउट ऑफ 90 65 to 70 क्वेश्चन हर छात्र बना लेता है मिनिमम। इससे ज़्यादा जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो 75-80 के आसपास में सॉल्व कर लेते हैं पहले अटेम्प्ट में, लेकिन बहुत मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ। तो 65-70 क्वेश्चन आप उसमें से फिल्टर कर आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार से फिर केमिस्ट्री में जाते हैं तो लगभग 30 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो बचता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो दोबारा भी अटेम्प्ट लेने पे बनेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं जानते। तो जितने क्वेश्चन आप जानते हैं उससे टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। दूसरा, जो सर्कल किया है आपने जिसे दोबारा अटेम्प्ट लेना है उसे सर्किल करते हुए आगे बढ़ जाइए। तीसरा, एक ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व करते समय आपको ना समझ में आए, प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को आप क्रॉस कर आगे बढ़ जाइए। ऐसे करने से आपका समय बचेगा। दोबारा जब अटेम्प्ट लेने के लिए आप आएंगे, जैसे बायोलॉजी करने के बाद केमिस्ट्री कर लें, इसके बाद फिजिक्स आप कर सकते हैं। और फिजिक्स जब आप कर रहे हों तो ध्यान रहे कि उसमें आसान क्वेश्चन, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उससे फिल्टर करना, ये सबसे बड़ी बहादुरी है और सबसे अच्छी रणनीति होती है। सबसे आसान क्वेश्चन को फिल्टर कीजिए, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जब दूसरे अटेम्प्ट में पुनः बायोलॉजी में जाएंगे, फिर केमिस्ट्री में जाएंगे या फिजिक्स में जाएंगे, तो आपके और भी कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन हो जाता है। पहली बार में मैंने देखा है कि 130-140 क्वेश्चंस बच्चे आसानी से फिल्टर करते हैं। यदि आप कम कर रहे हैं तो 120 होगा, और कम कर रहे हैं तो 110 होगा, लेकिन जितना भी होगा एक बात की श्योरिटी आप मान लीजिए, जो क्वेश्चन आप बहुत फिल्टर कर क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे, सही ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी आपका मेंटेन रहेगा, और यही आपके आत्मविश्वास को जगाएगा। समय भी कम लगेगा। इससे आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दोबारा अटेम्प्ट लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें और सही होंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी होता है जिस आधार पे आप 2 से 3 राउंड में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन होता है, समय भी बचता है, घबराहट भी नहीं होता है, और गलती से जो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, जिसे आप सिली मिस्टेक कहते हैं, इसके भी चांसेस घट जाते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा समय लेने वाला है उसे बनाइए, लेकिन बाद में बनाइएगा, पहली बार में छोड़ देना चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना चाहिए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ कनेक्ट करके रखिए, अपने को समझाते रहिए, भरोसा कीजिए अपने आप पे, और बहुत उत्साह के साथ एग्जामिनेशन को दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो हो रहा है इसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हतोत्साह हो चुके हैं, और बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल है कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया और जो कुछ हुई है बातें, उसके कारण थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन जीतेगा वही जो अपने आप को समझाएगा, जो अपने आप को संभाल कर रखेगा, जिसके आत्मविश्वास वहाँ उस 3 घंटे 15 मिनट में काम आने वाले हैं, जिसकी अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी प्लानिंग और गंभीरता के साथ काम करने का अनुभव है। निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। हम सभी आप छात्रों को, सभी नीट के एस्पायरेंट को एक बार पुनः गोल संस्थान की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं और समाज का जो दायित्व है, जिसे निर्वहन करने के लिए आपने संकल्प उठाया है, वो पूरा करें। हम सब लोगों की उम्मीदें आप सबों पे है। आपके पूरे परिवार, आपके सभी शुभचिंतक आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब लोगों का आशीर्वाद, प्यार और शुभकामना आप सभी छात्रों के लिए है। एक बार फिर से संस्थान की ओर से मंगल शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना। फिर आपके एग्जामिनेशन के आसपास में अगर समय मिला तो जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को भी शुभकामना। धन्यवाद।